हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में लेज़र पावर एंड इंफ्रा आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कैसा रहता हुआ नजर आया, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे रिस्पांस कंपनी को कितना मिला है पहले दिन के अंदर, कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है, क्या आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो पाया है ऑन डे 1 या फिर सब्सक्रिप्शन कम है। कंपनी के बारे में दोस्तों थोड़ी सी आपको जानकारी भी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला दिन जैसे मैंने कहा समाप्त हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 10th एंड 13th ऑफ जुलाई, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। याद रखिएगा 11-12 सैटरडे संडे, तो उस दिन तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 5 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 203 से 214 रुपये का प्राइस बैंड है। 70 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई हो। कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ का जो साइज है वो 742 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू है 542 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 200 करोड़ का। यानी जो ओएफएस का पार्ट है दोस्तों वो 200 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। यानी जो मेजर पोर्शन है वो किसका है, वो है दोस्तों फ्रेश इशू का, जो है 542 करोड़ का, राइट। तो बड़ा पोर्शन तो याद रखिए कंपनी के खुद के पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों इस कंपनी में अगर एक लॉट आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 14,980 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा मैक्सिमम लॉट्स तभी दोस्तों अप्लाई करना है, या फिर एक लॉट से ज़्यादा रिटेल में तभी अप्लाई करिए जब जो कैटेगरी है वो अंडर सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि रिटेल के अंदर दोस्तों 1 टाइम ही पैसा अभी तक हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। तब जाकर ज़्यादा अगर आप लॉट अप्लाई करेंगे देन आपको वो पॉसिबिलिटी होगी कि आपको ज़्यादा लॉट मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर रिटेल कैटेगरी 2 टाइम भी सब्सक्राइब हो जाती है और आप एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अलॉटमेंट आपको मोस्टली सिर्फ एक ही लॉट का मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा का याद रखिएगा अलॉटमेंट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी पे आइए, जो जहाँ पर आपको कम से कम 14 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। 2,09,720 रुपीज़ यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पर भी आप वही बात है मिनिमम मैक्सिमम की, मैक्सिमम 66 लॉट तक जा सकते हैं। और फिर दोस्तों आती है बिग चेन्नई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 10,03,660 रुपये आपको बेसिकली लगाने पड़ेंगे। चलिए अब समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया है। तो दोस्तों कंपनी ने क्यूआईबी को इस आईपीओ में 50% ऑफ द ऑफर जो है वो इशू किया है, जिसमें से कल कंपनी ने 30% जो है वो एंकर से जुटा लिया और 20% जो है दोस्तों बचता है क्यूआईबी के लिए। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 15% ऑफ द होल इशू, जिसमें 10% दिया गया है बिग एचएनआई को। स्मॉल एचएनआई को दिया गया है 5%। बिग एचएनआई के अंदर टोटल अलॉटमेंट आएंगे 3538, स्मॉल एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट आएंगे 1769। यानी इतने लोगों को याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा इन दोनों कैटेगरीज में। रिटेल की बात करते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग आपको 35% इस आईपीओ का हिस्सा देखने को मिल जाता है। यानी 1,73,364 लोगों को अलॉटमेंट यहां पर आता हुआ नजर आएगा इस पूरे आईपीओ के अंदर। बाकी दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से अगर आप देखेंगे 100% एलोकेट किए गए, यानी सबसे बड़ा पोर्शन किसके पास है इस आईपीओ में, रिटेल के पास आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी कह सकते हैं इस आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रही। 0.01 टाइम भी याद रखिएगा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ पहले दिन के अंदर 69 लाख शेयर्स में से 12,000 शेयर्स अप्लाई किए गए, विच मीन्स कि कुल मिलाकर फर्स्ट डे क्यूआईबी की तरफ से ओनली 27 लाख रुपए हमको आते हुए दिखे, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूँ दोस्तों कि क्यूआईबी पहले दूसरे दिन ना भी लगाए तो चलता है, आखिरी दिन क्यूआईबी की तरफ से क्या हो रहा है, क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहा है, दैट इज़ गोइंग टू व्हाट मैटर इज। तो लास्ट डे इंपॉर्टेंट है। पहले दिन तो यहाँ पर समझिए 27 लाख रुपीज़ जो आए हैं वो सारे हमको अदर्स की तरफ से आते हुए दिखे। ना एफआईआई, ना डीआई, ना म्यूचुअल फंड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। एचएनआई पोर्शन 20% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको 22 करोड़ रुपए आते हुए दिखे, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 13%। बिग एचएनआई देखिए 13% सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई 34% सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे आपको पैसा आता हुआ दिखा है, बट अगेन कम है क्योंकि सिर्फ 22 करोड़ रुपए आता हुआ नजर आया। रिटेल पोर्शन 26% तक अप्लाई करता हुआ नजर आ गया है, जो 66 करोड़ के आसपास है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे आपको 17% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी इशू को देखिए आज के दिन बहुत कम सब्सक्रिप्शन मिला है। आप कह सकते हैं कि 1/4 भी ये भर नहीं पाया। 1/4 मतलब 25% भी भर नहीं पाया। कुल मिलाकर कंपनी को 80-90 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। तो पहले दिन सब्सक्रिप्शन इट्स लो, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। ज़्यादा पढ़ नहीं सकते इसमें, सब्सक्रिप्शन कम ही है। अब देखिए कम क्यों है, कम के पीछे के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहली बात तो देखिए लेज़र पावर इन इंफ्रा वैसा आईपीओ नहीं है जो बहुत बड़े लिस्टिंग गेन देने जा रहा है। अब चलिए थोड़ा सा कंपनी में चर्चा कर लेते हैं, देन हम आगे बात करेंगे कि क्या कर सकती है ये कंपनी ऑन द लिस्टिंग।
तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये एक पावर केबल मैन्युफैक्चरर है और एक ईपीसी कंपनी है। लेज़र पावर इंफ्रा एक 38 साल पुरानी कंपनी है और ये आपको कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? वेस्ट बंगाल से, राइट। ज़्यादा कंपनी याद रखिए वहाँ से लिस्ट नहीं होती है। कोलकाता के अंदर बेस्ड है, पावर केबल और कंडक्टर्स बनाती है। इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 85,448 मेट्रिक टन पर एनम की है। 3 प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं इनके वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसमें ये ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन करीबन 2300 करोड़ की टॉप लाइन है। 72:27 में कंपनी का बिजनेस स्प्लिट आपको देखने को मिल जाता है, जो 2 बिजनेस सेगमेंट्स है। मेनली कंपनी अपने जो केबल्स है वो सप्लाई करती है रेलवे को, ओडिशा स्टेट पावर डिस्कॉम और स्मॉल प्राइवेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सबमिट करती है, मतलब प्रोवाइड करती है फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। और जो 85% इनका रेवेन्यू है, मतलब जो 2300 करोड़ का 85% रेवेन्यू आपको ईस्ट इंडिया से आता हुआ दिखता है, नहीं मेजरली कम्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया, राइट। तो ये आपको कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत दोस्तों ये कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो फ्लैट है। कंपनी ने अभी आप जो कैपेसिटी थी वो डबल कर ली, बट उसके बावजूद भी कंपनी का आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नज़र नहीं आई, कोई बढ़त नज़र नहीं आई। FY24 में कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी इसको 38% कंपनी ने बढ़ाया, और जो इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम रहा वो करीबन सेम रहा जितना पहले था। पिछले 3 साल में लगभग 53,000 मीट्रिक टन के आसपास है। यानी जो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो देखा जाए तो 86% था FY24 में, उससे गिर गिर कर दोस्तों लगभग 60-62% पर आ गया। तो ये एक नेगेटिव बात है कि कंपनी का कैपेसिटी कंपनी ने बढ़ाया, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है या फिर वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं पाया। मतलब कैपेसिटी डबल नहीं हुआ, माफ़ करेगा, कैपेसिटी लगभग कंपनी ने 38% इंक्रीज़ किया, ठीक है। इसके अलावा फिनेंशियल्स भी देखा जाए तो कंपनी के उतने शानदार नज़र नहीं आते हैं। FY26 का रेवेन्यू कंपनी का 9% कम होकर हमको आता हुआ नजर आया। तो ये भी अगर आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चर और ईपीसी जो इनका दोनों सेगमेंट है, यहाँ पर भी आपको एक कमी देखने को मिल रही है टॉप लाइन के अंदर, लगभग 9 और 11% दोनों में। EBITDA भी कंपनी का अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर तो ज़रूर बढ़ता हुआ दिखा है, 18.5%, ये ज़रूर हमको बढ़ता हुआ दिखा है, जो एक बड़ा जंप है। अब IPO से पहले कंपनी का EBITDA बढ़ना ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं अलग सी बात है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा कंपनी को एक फ़ायदा दोस्तों क्या हो रहा है अभी कि एक कंपनी इनके द्वारा एक्वायर की गई थी, एक्विजिशन कंपनी ने किया था, और वो कंपनी घाटे में थी। तो अगर वो घाटे में होगी तो कंपनी को हुआ क्या, उसका बेनिफिट होगा कि कंपनी कोई टैक्स पे नहीं कर रही थी। अब ये जो टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा फ्रॉम FY27, मतलब FY27 के बाद, माफ़ करेगा, अभी इस पूरे साल भी कंपनी को कोई टैक्स नहीं बनना है। जब 25% कंपनी के ऊपर दोस्तों आप कह सकते हैं जिस स्लैब में कंपनी आती है, तो फिर होगा क्या, जो कंपनी के नंबर्स है आपको और थोड़े से ख़राब दिखना चालू हो जाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट भी आपको उसके कारण कम होता हुआ नजर आएगा। कंपनी की ऑर्डर बुक कंपनी बताती है कि 3,240 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर अच्छे हैं, ये सब दिखता है। बट स्टिल बात वही है ना कि कंपनी का जो प्राइसिंग है वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उत्साह करने वाला है। वैल्यूएशन ठीक है, बट सवाल ये है कि ग्रोथ कितनी आ सकती है। इस पूरे सेक्टर के अंदर दोस्तों इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि कंपनी किस तरीके से मैनेज करेगी वो सवाल है। 38 साल से काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बात वही है कि दोस्तों कितना कंपनी ग्रो कर पाएगी। और जैसे मैंने कहा, जो इनका एक टैग लगा हुआ है ईस्ट इंडिया का, इससे कंपनी पैन इंडिया कब बनती हुई नजर आएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। देखिए, लिस्टिंग पे पैसा हो सकता है कि बनता हुआ नजर आ जाए, बट वो देखना होगा कि यहाँ पर QIB क्या करते हैं। कल के दिन कंपनी की जो एंकर बुक आई विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, अच्छी एंकर बुक थी, तो वो एक पॉजिटिव कह सकते हैं इसके लिए ऐड होता हुआ दिखा है। बाकी GMP की अगर बात करता हूँ तो ये भी दोस्तों दिलचस्प है कि GMP जो है वो अभी आपको IPO ओपन है तब बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है कि GMP जो है वो IPO बंद होने के बाद आपको नीचे आती हुई दिख जाए। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करिए। लास्ट डे का हम वेट करेंगे, QIB का वेट करेंगे, QIB क्या करते हैं इस IPO में, देन दोस्तों एक डिसीजन लेंगे। अदरवाइज अभी तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच है। कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि QIB को देख कर ही आप अप्लाई करें। रीज़न बीइंग बिकॉज पैसा अगर नहीं आता है QIB का तो फिर दिक्कत वाली बात है। कल एंकर बुक अच्छा है तो QIB का पैसा आना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। मैं क्लियर कट ऐसा नहीं कह रहा कि इसको IPO को अवॉइड कर देना चाहिए, मैं हिसाब से अभी रुकना चाहिए, बस ये बात है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी डिस्कस मैंने कहा वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग का डिसीजन क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।